नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना। किसान भाइयों, पानी के बिना खेती तो क्या, जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी जहाँ जहाँ था या है, वहीं वहीं जीवन के निशान नजर आते हैं। इसीलिए तो लगभग सभी मानव सभ्यताएं नदियों के आसपास ही पनपी, और ये सब हमारे पूर्वजों यानी कि किसानों ने किया। बावड़ियों और नदियां बनाकर पानी का संचयन किया। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम पानी बचाने की कला को भूल गए हैं। भाई, खेती किसानी, पानी और प्रकृति का तो गहरा रिश्ता है, और किसान भाइयों, पानी बचाए बिना खेती भी संभव नहीं है, और ये तो आप बेहतर जानते हैं। इसलिए पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए कुछ शोध किए। तो चलिए मिलकर कुछ वैज्ञानिक और पारंपरिक जल संरक्षण की विधाओं पर नजर डालते हैं, और नजर डालना ही क्या, उन्हें ठीक से समझते हैं और अपनाने की कोशिश करते हैं। खेती किसानी पानी के बगैर संभव नहीं है, और पानी की कमी का सामना हमें करना ही पड़ रहा है। हर बूंद से अधिक उपज लेने की सार्थक विधि है ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई पद्धति, जिसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कहते हैं। इस प्रणाली के जरिए खेत में रबड़ पाइप के द्वारा छोटी छोटी नलिकाओं और पाइप में छेद के जरिए सीधे पौधे की जड़ के पास पानी और पानी में घुलने वाले पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। इस विधि से पानी की करीब 70% तक बचत भी होती है और उपज भी बढ़िया प्राप्त होती है। कम लागत में अच्छी उपज का मतलब किसानों को लाभ ही लाभ। ये नियंत्रित सिंचाई पद्धति है जिसमें सही अंतराल में पानी पौधे की जड़ों में पहुंचता है, जिस कारण फसल जल्द पककर तैयार हो जाती है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में उर्वरकों की उपयोगिता में भी 30% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी उर्वरकों का अधिक से अधिक फायदा पौधे को मिलता है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से खाद के अलावा रासायनिक उपचार भी सीधे पौधों को दिया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन या टपक विधि या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के लिए केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 50% की सब्सिडी और लघु व सीमांत किसानों के लिए 60% तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। कई राज्य सरकारें और सब्सिडी भी दे रही हैं। इसके लिए अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी या बागवानी अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र से तुरंत संपर्क करें। कमाल है ये ड्रिप सिंचाई, या कहें बूंद बूंद विधि, या कहें टपक सिंचाई। भाई, नाम जो भी हो, पानी की बचत में सबसे ज्यादा कारगर विधि साबित हुई है। ये पानी की 70% तक बचत होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि उपज भी बढ़िया रहती है और खाद भी उपयोगी बनी रहती है। तो पानी की बचत, खाद की बचत, साथ ही बढ़िया उपज, और ऊपर से सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। तो ये हुआ ना सोने पे सुहागा। तो किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ कई और भी तकनीकें ऐसी हैं जो पानी की बचत में कारगर साबित हुई हैं। आइए देखते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम या कहें फव्वारा प्रणाली पानी की बचत और अधिक उपज लेने की कारगर प्रणाली है। स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी बारिश की तरह बरसकर फसल पर गिरता है। असल में इस प्रणाली में पानी को प्रेशर के साथ छोटी नलिकाओं या नोजल के जरिए हवा में लंबे क्षेत्र तक उछाला जाता है, और फिर ये पानी बारिश की बूंदों की तरह फसल पर गिरता है। इस प्रणाली को उन खेतों में लगाने का भी अधिक फायदा होता है जिनकी जमीन असमतल है। इसके अलावा खेत की नालियों में सिंचाई के लिए पानी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही मेड़ों की आवश्यकता खत्म होने के कारण उस क्षेत्र को भी खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक सिंचाई प्रणाली की तुलना में स्प्रिंकलर प्रणाली से अलग अलग फसल के अनुसार 16 से 70% पानी की बचत होती है। साथ ही विभिन्न फसलों में 3 से 57% तक उपज में इजाफा दर्ज किया गया है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चना में करीब 70% पानी की बचत स्प्रिंकलर विधि से हुई, और बाजरा में 56%, ज्वार में 55%, आलू में 46%, मक्का में 41%, बंद गोभी में 40%, कपास में 36%, गेहूं में 35% तक पानी की बचत हुई है। स्प्रिंकलर सिस्टम में शुरुआती खर्च अधिक होता है और इसमें रख रखाव की आवश्यकता होती है, लेकिन
इसके लिए सरकार कई प्रकार की आर्थिक मदद भी देती है। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए 5 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। जिन किसानों ने इस योजना का लाभ लिया है वह 10 वर्ष बाद दोबारा से अतिरिक्त क्षेत्र के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पानी बचाने के साथ फसल उपज बढ़ाने में भी बेहद सार्थक साबित हुई है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चना में करीब 70% पानी की बचत स्प्रिंकलर विधि से हुई और बाजरा में 56%। अब बताइए, इतनी कारगर तकनीकें और पानी बेकार चला जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसान हर काम सोच समझ कर करता है, फिर चाहे वो पानी हो या हो खाद या फिर हो बीज। पानी बचाने का मतलब है पैसा भी बचाना, और साथ ही इतनी कारगर तकनीकें हैं जिनका आप अपनी आवश्यकता अनुसार चयन कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पुरानी और सबसे आसान तकनीक है मल्चिंग यानी पलवार। जल संरक्षण आज समय की आवश्यकता है। हमारे पास कई वैज्ञानिक तकनीकें हैं जो खेती में पानी की बचत के लिए बेहद उपयुक्त है। सिंचाई के लिए मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है बारिश का पानी। एक आंकड़े के अनुसार देश में 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर बारिश होती है। इसमें से लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी वाष्पीकरण यानी भाप बनकर उड़ जाता है। करीब 21.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी मिट्टी सोख लेती है और लगभग 11.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर बहकर बर्बाद हो जाता है। पानी को बचाने में नाकामयाब रहने के कारण कम बारिश होने पर हमें फसल बचाने में मुश्किलें आती हैं। अब ये जो करीब 11.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी बह जाता है, इसका अगर हम 1/4 हिस्सा भी खेत में बने तालाब में बचा सके तो पूरे बारानी क्षेत्र के लिए 3 बार सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। खेत के निचले हिस्से में तालाब बनाना चाहिए और इसके लिए विशेषज्ञ खेत के सिर्फ 5% हिस्से में तालाब बनाने की सलाह देते हैं। जब तालाब तैयार हो जाए तो पूरे तालाब में पानी भरने से पहले प्लास्टिक फिल्म की लाइनिंग लगा ले, मतलब प्लास्टिक की बड़ी शीट जो तालाब के लिए बनाई जाती है, इसकी एक परत लगा ले। फिर पानी भरे या बारिश का पानी भरने दे। प्लास्टिक फिल्म लगाने के कारण मिट्टी द्वारा पानी सोखने की प्रक्रिया रुक जाएगी और खेती के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। प्लास्टिक की शीट काले रंग की होनी चाहिए क्योंकि इस पर सूरज की पराबैंगनी किरणों का असर कम होता है और लंबे समय तक शीट काम करने लायक बनी रहती है। प्लास्टिक शीट के उपयोग से पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही ये लागत प्रभावी है और आसानी से उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक या सीमेंट आदि के तालाब में लाइनिंग करने के लिए किसानों की मदद सरकार भी करती है। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए बागबानी मिशन के तहत 10 हेक्टेयर के तालाब के लिए 17.25 लाख रुपए प्रति इकाई के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बागबानी मिशन के तहत मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 15 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। इसके लिए अपने क्षेत्र के बागबानी अधिकारी, कृषि अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। और कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए डीडी किसान। क्या कहते हैं आपके खेत? जानिए फसल की ताजा स्थिति, कैसे करें इसकी देखभाल। देखिए विशेषज्ञों के साथ खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया।
हमेशा कहते हैं कि आप अपने क्षेत्र के बागवानी अधिकारी या कृषि वैज्ञानिक या कृषि अनुसंधान केंद्र के साथ संपर्क में रहें। वो इसलिए क्योंकि नई तकनीकों के बारे में जानकारियां आपको वहीं से मिलेंगी। सही जानकारी मिलेगी, जागरूकता बढ़ेगी, तभी तो सफलता प्राप्त होगी। भारत में पिछले 10,000 वर्षों से खेती किसानी का चलन है और कई वैज्ञानिक तो इससे भी अधिक समय बताते हैं। भाई, जब इतने समय से खेती किसानी हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की कोई कारगर तकनीक ना निकाली हो। तो आइए जानते हैं भारत की ही एक प्रचलित सार्थक विधि के बारे में। हजारों वर्ष से भारत में खेती होती रही है और हजारों वर्ष से किसान अपने खेतों में पानी संरक्षित रखने के उपाय करता रहा है। नई कृषि तकनीकों और विकास की आंधी में किसान अपने पारंपरिक ज्ञान से दूर हुआ और कई जल संरक्षण की तकनीकें भी विलुप्त होने लगी। ऐसी ही एक सार्थक जल संरक्षण तकनीक है जलधर 5% मॉडल। जलधर तकनीक में हर खेत का अपना पानी का इंतजाम होता है। जलधर विधि में हर खेत के 5% हिस्से में एक तालाब खोदा जाता है जो खेत की सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करता है। खेत के सबसे निचले हिस्से में यह तालाब खोदा जाता है जिसकी गहराई कम से कम 5 फुट और आवश्यकता अनुसार 10 फुट तक की होती है। जलधर 5% मॉडल छोटे और संसाधन विहीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिले में किसान इस तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। एक आंकलन बताता है कि 1200 से 2000 वर्ग फुट के खेत में किसानों की आमदनी में 40 से 50% तक का इजाफा इस मॉडल से हो सकता है। जलधर 5% मॉडल के उपयोग से किसान धान के साथ सब्जी उत्पादन ले रहे हैं। सब्जियों में धान की तुलना में आमदनी अधिक है। इस विधि से खेत का पानी खेत में ही रहता है और खेत में वर्षा जल संचयन का जलधर 5% मॉडल सबसे प्रासंगिक मॉडल है। इस विधि को अपनाने का समय अभी है। तो किसान भाई बहनों, देखा आपने जलधर 5% मॉडल। अब करना क्या है कि आपको खेत में 5 से 10 फुट तक का गड्ढा खोदना है और बरसात के बरसते पानी को उसमें कैद कर लेना है। इससे आपको खेती किसानी में तो आसानी होगी ही साथ साल भर के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। हाँ, ये निर्भर करता है कि आप फसल कौन सी लेते हैं। वैसे कहा जाता है कि खाद्यान्न में सबसे अधिक पानी धान में लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये धारणा ही गलत है। तो चलिए धान के खेत में 50% तक पानी बचाने वाली एक विधि के बारे में जानते हैं। खरीफ की प्रमुख फसल धान है। धान की फसल में पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, लेकिन एक विधि ऐसी है जो धान में पानी की खपत में 50% तक की कमी कर देती है। साथ ही बीज के उपयोग में करीब 70% तक की कमी होती है और सबसे बड़ी बात, धान की उपज में 20 से 50% तक का इजाफा होता है। इस विधि का नाम है सिरी विधि यानी चावल सघनीकरण प्रणाली। सिरी विधि से मिट्टी और भूजल की गुणवत्ता में इजाफा भी होता है क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों की बजाय जैविक खाद जैसे गोबर या केचुआ खाद के उपयोग की सलाह दी जाती है। सिरी विधि के लिए धान की नर्सरी तैयार करने से पहले धान के बीजों को नमक के घोल में 24 घंटे के लिए डुबा दें और जो बीज ऊपर तैर रहे हैं उन्हें निकाल कर फेंक दें और नीचे बैठे स्वस्थ बीजों को नर्सरी के लिए चुन लें। बेड या चौड़ी क्यारियां खेत के एक कोने में तैयार करें। 1 एकड़ के लिए 20 वर्ग मीटर की 2 चौड़ी क्यारियां तैयार की जा सकती हैं और प्रत्येक क्यारियों के लिए 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। क्यारियों की चौड़ाई करीब 4 फुट होनी चाहिए तथा लंबाई 25 फुट। वैसे किसान आवश्यकता अनुसार लंबाई तय कर सकते हैं। इन बेड की ऊंचाई कम से कम 5 से 6 इंच होनी चाहिए और चारों ओर पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बेड के चारों ओर लकड़ी के फट्टे या पुआल आदि डालकर मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। बेड तैयार करने के लिए 4 परत तैयार की जाती है। पहली परत करीब 1 इंच ऊंची गोबर या केचुआ या अन्य जैविक खाद की होनी चाहिए। दूसरी परत करीब 1.5 इंच ऊंची मिट्टी की। तीसरी परत करीब 1 इंच ऊंची फिर गोबर की खाद की और चौथी परत करीब 2.5 इंच फिर मिट्टी की होनी चाहिए। इन चारों परतों को अच्छी तरह मिला लें जिससे जड़ें बढ़िया से फैल सके।
नर्सरी में बीज डालने से पहले बीजों को 12 घंटे के लिए पानी में भिगोएं और फिर बवासीन दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। फिर इन उपचारित बीजों को गीले बोरे में रख दें और 24 घंटे से 32 घंटे में इन बीजों में हल्का अंकुरन हो जाएगा। शाम को इन बीजों को बेड के ऊपर छिड़के, लेकिन ध्यान रहे कि बीज एक जगह इकट्ठा ना हो और अच्छा होगा कि बीजों को शाम को ही बेड में छितराया जाए। जब ये पौध 8 से 12 दिनों की हो जाएं, यानी 2 से 3 पत्तियों की चरण में हो, तब इनकी खेत में बुआई कर दें। खेत को समतल रखें और पानी भरकर ना रखें। सिर्फ आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और जैविक खाद का ही उपयोग करें। तो अभी आपने जाना कि सिरी विधि में नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, लेकिन खेत भी तो तैयार करना है। तो आइए जानते हैं सिरी विधि में खेत किस तरीके से तैयार किया जाता है। खरीफ की प्रमुख फसल धान की सिरी यानी चावल सघनीकरण प्रणाली विधि से नर्सरी के साथ आवश्यक है कि खेत भी सिरी विधि के अनुसार तैयार हो। सिरी विधि के लिए चयन किए गए खेत की भूमि अच्छी तरह समतल होनी चाहिए। जब भी खेत में सिंचाई करें तो पानी पूरे खेत में बराबर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर अधिक पानी जमा हो रहा है तो उसकी निकासी का भी उचित प्रबंधन करें। सिरी विधि से खेतों में ध्यान रखना है कि जब आवश्यकता हो तभी पानी देना है। हर समय खेत को पानी से भरा नहीं रखना है। सिरी विधि में खेत को गीला और सूखा छोड़ना होता है और ये प्रक्रिया बार बार चलती है, जबकि आमतौर पर धान के खेतों में हर समय पानी भरा रहता है। पूरी तरह समतल होने के बाद खेत में रस्सी या लकड़ी के फट्टे की मदद से कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर यानी करीब 2 हाथ की दूरी में चौकोर निशान बनाएं। अब नर्सरी में तैयार 8 से 12 दिनों की पौध को सावधानी से निकालें और इन्हीं चौकोर निशानों में रोप दें। कुछ इलाकों में पौध 14 से 15 दिनों की भी ली जाती है। पौध को नर्सरी से निकालने के लिए लोहे या अन्य धातु की एक शीट को नर्सरी में सतह के 4 से 5 इंच यानी करीब 2 उंगली नीचे डालकर पौध निकाल लें, जिससे जड़ें सुरक्षित रहेंगी। 8 से 15 दिनों की पौध में जड़ों की वृद्धि बढ़िया होती है, जिससे उपज भी बढ़िया होती है। इन नाजुक पौधों को लगाने का तरीका भी अलग है। इन्हें थोड़ा टेढ़ा लगाया जाता है। रोपाई के अगले दिन सुबह हल्की सिंचाई करें। सिरी विधि में जैविक खाद जैसे गोबर खाद, केचुआ खाद का प्रयोग करना चाहिए। जुताई से पहले 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जैविक खाद मिट्टी में मिला दें। इसके अलावा एनपीके की मात्रा 50 किलोग्राम, नाइट्रोजन 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम पोटेशियम 1 हेक्टेयर में डालने की सलाह दी जाती है। रोपाई के 10वें और 20वें दिन वीडर को खेत में चलाकर खरपतवार नियंत्रण करें। सिरी विधि में खरपतवार की समस्या ना हो, इसके लिए वीडर बेहद कारगर है। एक बात ध्यान रखें, जब 20वें दिन वीडर खेत में चलाएं तभी नाइट्रोजन की दूसरी खेप यानी 25% डालें, जो होगी 12.5 किलोग्राम, और नाइट्रोजन की बाकी मात्रा यानी 12.5 किलोग्राम और पोटेशियम की बाकी बची मात्रा जो 5 किलोग्राम होगी, उसे तब डालें जब बलिया बनने की शुरुआत को 1 हफ्ता हो जाए। सिंचाई में ध्यान रखना है, तब तक खेत में पानी ना डालें जब तक मिट्टी हल्की सूख ना जाए, फिर हल्की सिंचाई करें। सिरी विधि से चावल की उपज तो बढ़िया होगी ही, साथ ही पानी और बीज की बचत भी होगी। इसके अलावा लागत में कमी आएगी और बढ़ेगी आमदनी। तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, पलवार, जलधर 5% के बारे में भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने जाना सिरी विधि के बारे में, जिसमें आप धान के खेत में 50% तक पानी की बचत कर सकते हैं और बढ़िया उपज भी ले सकते हैं। पर क्या हमने बता दिया, दिखा दिया और आपने भी देख लिया, यहीं तक बात खत्म? नहीं, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। आपने हर मौसम से लोहा लिया है। बारिश की बेरुखी में भी आपने संघर्ष किया है। किसान कभी नहीं हारा और आपकी जीत ही हमारी खाद्य सुरक्षा की गारंटी है। जल संरक्षण पर और भी जानकारियों के साथ फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।